नमस्कार मित्रों। यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा की इस यूट्यूब कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय कलमधार उपस्थित हुआ हूँ यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा हिंदी साहित्य और एमए स्तर की विभिन्न कक्षाओं को लेकर। मित्रों, पिछली कक्षा की अत्यंत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं आप लोगों की मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए ताकि मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता रहूं ऐसी ही रोचक पाठ्य सामग्री के साथ। मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने एक कहानी की समीक्षा की थी। आज की इस कक्षा में फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। आज हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। कहानी का शीर्षक है चीफ की दावत और लेखक है भीष्म साहनी। यह कहानी यूजीसी नेट की इकाई 7 में जो विभिन्न कहानियां दी गई है उनमें से एक कहानी है। बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील कहानी है। यह विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी शामिल की गई है। आज की इस कक्षा के माध्यम से हम जानेंगे कि कहानी की समीक्षा किन बिंदुओं के आधार पर की जाती है, साथ ही भाव और शिल्प के आधार पर हम किसी कहानी के गुण दोष को कैसे परखते हैं, ये भी हम आज की इस कक्षा में देखेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कहानी की भाषा का जो विश्लेषण का आधार होता है, के आधार पर हम भाषाई मानकों को किस प्रकार से हम परखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी चीफ की दावत, लेखक भीष्म साहनी। कहानी के कथानक पर जाने से पहले आइए हम परिचित होते हैं भीष्म साहनी जी के संक्षिप्त साहित्यिक जीवन परिचय से। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, में हुआ था। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में हुई थी। आपने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से एमए अंग्रेजी साहित्य में किया था। इसके उपरांत आपने 1957 में पीएचडी की उपाधि पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। आपकी प्रमुख कृतियों पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि कहानी संग्रह में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। आपका पहला पाठ यह कहानी संग्रह, जिसमें 15 कहानियां शामिल की गई है, कि पहली कहानी चीफ की दावत है और यह कहानी संग्रह 1957 में प्रकाशित हुआ था। यदि हम उपन्यासों पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि आपके प्रमुख उपन्यास है। नाटक कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश, माधवी, मुआवजे आदि आपकी प्रमुख नाट्य कृतियां है। आत्मकथा आज के अतीत, बलराज माय ब्रदर, यह 2 प्रमुख आत्मकथाएं आपकी प्रकाशित हुई है। बलराज साहनी आपके बड़े भाई थे जो हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता रहे हैं। बाल साहित्य में आपकी गुलेल का खेल और वापसी प्रमुख कृतियां है। आपने रूस की राजधानी मॉस्को में रहकर 2 दर्जन से अधिक रूसी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है, जिसमें टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध उपन्यास रेसरेक्शन भी शामिल है। आपको हिंदी अकादमी दिल्ली का शला का सम्मान प्राप्त हो चुका है। साथ ही तमस उपन्यास के लिए वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। भीष्म साहनी जी के व्यक्तित्व पर यदि हम एक दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखक माने जाते हैं। वे मानवीय मूल्यों के हिमायती लेखक कहे जाते हैं। आप प्रगतिशील लेखक संघ से लंबे अरसे तक आप जुड़े रहे। वर्ष 1993 से 1997 तक आप साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। आप बलराज साहनी के छोटे भाई थे।
वर्ष 1975 में तमस उपन्यास के लिए आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार, 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड जो कि पंजाब सरकार द्वारा दिया जाता है आपको प्राप्त हुआ था, 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड आपको प्राप्त हुआ था, 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी आप सम्मानित हो चुके हैं और वर्ष 1998 में भारत सरकार के तीसरे प्रमुख प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण अलंकरण से भी आप विभूषित हो चुके हैं। आपको 1986 में आपकी कृति तमस पर एक प्रसिद्ध फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। भीष्म साहनी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार थे। वे मानवीय मूल्यों के प्रबल पक्षधर थे। प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह जी ने आपके बारे में कहा है, हैरानी होती है यह देखकर कि रावलपिंडी से आया हुआ आदमी जो पेशे से अंग्रेजी का अध्यापक था और जिसकी भाषा पंजाबी थी, वह हिंदी साहित्य में एक प्रतिमान स्थापित कर रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समीक्षकों की अच्छी प्रतिक्रियाएं आपके लेखन पर आपको प्राप्त हुई थी। चीप की दावत इस कहानी के कथानक पर यदि हम आते हैं तो हम पाएंगे कि संक्षिप्त और सुव्यवस्थित सा कथानक इस कहानी का हमको देखने को मिलता है। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट होता है, चीफ अर्थात कार्यालय का प्रमुख अधिकारी अर्थात जिसे हम बॉस भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चीफ की को खुश करने के लिए मिस्टर श्यामनाथ अपने घर में एक पार्टी का आयोजन करते हैं और इस दावत में कुछ देसी अफसर के साथ साथ उनकी स्त्रियां भी मौजूद होती है और इस दावत के लिए मिस्टर श्यामनाथ पूरी तरह से अपने घर में तैयारियां करने लगते हैं। मिस्टर श्यामनाथ बहुत तरतीब से चलने वाले व्यक्ति है। वो अपने घर के पर्दों के रंग से लेकर सोफा कवर के डिजाइन तक अपनी इच्छा से चुनते हैं, ताकि वह चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो उनका चीफ जो है वह नाराज न हो जाए। जब घर में दावत के लिए तैयारियां चल रही होती है तो घर का जो पुराना सामान है वह अलमारी के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जाने लगता है। सहसा मिस्टर श्यामनाथ को अपनी माँ की याद आती है और वो कहते हैं कि माँ का क्या होगा। उनकी पत्नी इस पर उन्हें कहती है कि क्यों न उनकी सहेली के घर उसे पड़ोस में भेज दिया जाए, परंतु मिस्टर श्यामनाथ इस सुझाव से सहमत नहीं होते हैं और वे कहते हैं कि अभी अभी ही मैंने उस बुढ़िया का हमारे घर आना जाना बंद किया है और मैं नहीं चाहता कि वह बुढ़िया फिर से हमारे यहाँ आने जाने लगे। अब इस प्रकार से मिस्टर श्यामनाथ चिंतित है कि माँ की वजह से कोई ऐसा बखेड़ा न खड़ा हो जाए जिससे चीफ नाराज हो जाए। वह माँ की कोठरी में पहुंचते हैं और माँ को यह स्पष्ट हिदायत देते हैं कि घर में दावत का आयोजन किया जा रहा है और कोई भी ऐसी चीज तुम्हें नहीं करनी है जिससे चीफ नाराज हो जाए। वो उन्हें कहते हैं कि वह जल्दी से अपना खाना पीना करके अपनी कोठरी में चली जाए, परंतु माँ जब कहती है कि घर में जब दावत का आयोजन होता है तो वह खाना नहीं खाती है क्योंकि उसमें मांस मछली बनती है। इस पर मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं कि जो भी हो, तुम्हें जल्दी से अपना खाना करके तुम्हें अपनी कोठरी में चले जाना है। इस पर माँ को वो हिदायत देते हुए कहते हैं कि आपको सफेद रंग का कमीज और सलवार पहनना है और साथ ही कुछ चूड़ी वगैरह हो तो वह भी पहन लो। माँ कहती है कि मेरे पास किसी प्रकार की चूड़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास जो थी वह मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए उसे खर्च कर दिया है, अब मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इस कथन पर मिस्टर श्यामनाथ झल्ला जाते हैं और माँ को कहते हैं कि यदि तुमने खर्च किया भी है तो मैं कुछ बनकर ही निकला हूँ और इससे ज्यादा ही मैं तुम्हें लौटाऊंगा। तो इस प्रकार से वह माँ को स्पष्ट हिदायत देते हैं और कहते हैं कि जब घर में दावत चल रही हो तो तुम
बाहर बरामदे में बैठ जाना और तुम्हारे सोने की खर्राटों की आवाज नहीं आनी चाहिए ताकि पार्टी में किसी तरह का खलल उत्पन्न हो सके। माँ इस पर से हाँ कहती हुई अपनी कोठरी में जाती है और वह टप टप आंसू गिराने लगती है। उसे दुख होता है, परंतु वह अपनी बेटे की पार्टी की कामयाबी के लिए पूरी तरह से उसको दुआएं देती है। अब यहाँ पर पार्टी का आयोजन किया जाने लगा है, तैयारियां पूरी जोरों पर है। शाम का वक्त है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाती है। साथ ही शाम को 8 बजे के करीब मेहमानों का आने का क्रम शुरू हो जाता है। पार्टी परवान चढ़ती है, शराब परोसी जाती है। साहब को विस्की के पैग पसंद आते हैं और साहब की पत्नी को सोफा कवर का डिजाइन और पर्दे का रंग पसंद आता है। मिस्टर शामनाथ की पार्टी कामयाबी की ओर आगे बढ़ती है, जिसमें कुछ देशी स्त्रियां, साथ ही उनके पति भी उसमें शामिल होते हैं। अब जब बात आती है खाने की, तो वो भोजन की ओर प्रस्थान करते हैं बरामदे में, और सामने का दृश्य देखकर मिस्टर शामनाथ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। माँ कुर्सी पर 2 पैर ऊपर उठाए हुए बैठी हुई है और उनके कपड़े अस्त व्यस्त है और बाल बिखरे हुए हैं और मुंह से खर्राटे की आवाज निकल रही है। इस पर माँ मेहमानों की आवाजाही से हड़बड़ाकर उठ बैठती है और वह इस स्थिति के लिए तैयार नहीं होती है। मिस्टर शामनाथ अपनी माँ का परिचय देते हैं और कहते हैं कि यह मेरी माँ है जो हमेशा से ही गांव में ही रही है। इस पर चीफ के द्वारा यह प्रश्न मिस्टर शामनाथ को पूछा जाता है कि क्या गांव में नाच गाना किस तरह का होता है। तो इस पर मिस्टर शामनाथ माँ को कहते हैं कि वह किसी तरह का गीत सुनाए, कोई विवाह का गीत सुनाए। माँ इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है, वह असहज स्थिति में है और उसके मुंह से पंजाबी के कुछ टप्पों की लाइनें उसके मुंह से निकलती है। इस पर स्त्रियां खुश होकर तालियां बजाती है। अब मिस्टर शामनाथ के मन का तनाव कुछ हल्का सा हुआ प्रतीत होता है और मिस्टर शामनाथ को जब चीफ पूछते हैं कि गांव में महिलाएं क्या करती है, इस पर मिस्टर शामनाथ कहते हैं कि लड़कियां गुड़िया और फुलकारी बनाती है। मिस्टर शामनाथ फुलकारी देखना चाहते हैं। चीफ को मिस्टर शामनाथ माँ की बनाई हुई एक पुरानी फुलकारी दिखाते हैं। एक पुराना सा कपड़ा है जो जगह जगह से फट रहा होता है, उसके तागे निकल रहे होते हैं। मिस्टर शामनाथ वह चीफ को दिखाते हैं और चीफ यह आग्रह करते हैं कि मैं ऐसी ही फुलकारी बनाते हुए देखना चाहता हूँ। मिस्टर शामनाथ उन्हें आश्वस्त करते हैं कि माँ उनके लिए ऐसी ही फुलकारी वो बनाकर उन्हें प्रस्तुत करेंगे, भेंट करेंगे। और इस प्रकार से माँ कुछ कह नहीं पाती है और वह उसके मुंह से यह इतना ही निकल पाता है कि अब मेरी आंखें जवाब देने लगी है। परंतु मिस्टर शामनाथ इस बात को बीच में ही काटते हुए चीफ को यह भरोसा दिलाते हैं कि माँ आपके लिए जरूर एक फुलकारी बनाएगी। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। माँ अपनी कोठरी में चली जाती है और उसे मन ही मन बहुत क्षोभ और ग्लानि की अनुभूति होती है कि क्यों उसे बैठे बैठे ही नींद आ गई और बेटा शायद उससे बहुत गुस्सा हुआ होगा और वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है। अब इस तरह से यहाँ पर कहानी का दृश्य आगे बढ़ता है। पार्टी चल रही होती है और आधी रात तक पार्टी पूरी जोश पर होती है। आधी रात में मिस्टर शामनाथ लड़खड़ाते हुए अपनी माँ की कोठरी का दरवाजा खटखटाते हैं और उसे अपनी आगोश में भर लेते हैं और कहते हैं कि मम्मी, तुमने आज पार्टी में जान ला दी। आज तुम्हारी वजह से चीफ बहुत खुश हुए हैं। माँ इस पर कहती है कि बेटा,
मुझे अब हरिद्वार जाने की मुझे अनुमति दो, ताकि आप लोग अपनी सुविधा से यहाँ पर रह सको। परंतु मिस्टर श्यामनाथ जब माँ को कहते हैं कि क्या माँ, तुम बिना फुलकारी बनाए ही हरिद्वार चली जाओगी? इस पर वह कहते हैं कि माँ, आपकी फुलकारी की वजह से मुझे तरक्की मिल सकती है और मैं बड़ा साहब बन सकता हूँ। माँ अंतर्द्वंद की स्थिति में है। एक तरफ वह अपना आत्मसम्मान भी छोड़ना नहीं चाहती, दूसरी ओर उसका अपने बेटे के प्रति प्रेम और ममता को वह सामने रखती है और फुलकारी बनाने के लिए वह तैयार हो जाती है। तो इस तरह से माँ अपनी फुलकारी बनाने के लिए तैयार होकर वह बेटे को आश्वस्त करती है कि मैं तुम्हारे लिए फुलकारी बना दूंगी यदि तुम्हारा चीफ इससे खुश होता है तो। इस तरह से यह कहानी माँ की अपनी ममता और त्याग भावना के साथ यहाँ पर पूरी होती है। तो इस प्रकार का संक्षिप्त सा कथानक इस कहानी का है। और यदि हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इसकी समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त और सुव्यवस्थित है। एक ही दिन की पूरा घटनाक्रम इसमें चित्रित किया गया है और कहानी का जो ताना बाना बुना गया है वह कम पात्रों के बीच में और संक्षिप्त सी घटना को लेकर लिखा गया है, परंतु संदेश एक बड़ा उसमें देने का प्रयास किया गया है। इस कहानी में वृद्धजनों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाया गया है। वर्तमान दौर में भी हम देखते हैं कि माता पिता की उपेक्षा बच्चों द्वारा की जाती है। इसको रेखांकित करने का प्रयास भीष्म साहनी ने इस कहानी के माध्यम से किया है। मध्य वर्गीय समाज का दिखावटीपन और खोखलेपन का प्रदर्शन भी इस कहानी में हम देख पाते हैं। और जैसा कि वर्तमान दौर में भी हमको देखने को मिलता है कि मध्य वर्ग प्रदर्शन प्रियता का शिकार होता चला जा रहा है और वह अपनी दिखाने की प्रवृत्ति के खातिर वह किसी भी हद तक जा सकता है। शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग इस कहानी में हमको देखने को मिलता है। जो पीढ़ी पढ़ी लिखी है परंतु अपने मूल्यों से कहीं न कहीं वह गिरते चली जा रही है, यह हमको इस कहानी में भी देखने को मिलता है। समाज में व्याप्त विसंगतियों का चित्रण भी इस कहानी के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। किस तरह से भौतिकवाद के खातिर लोग अपने मूल्यों को छोड़ते चले जा रहे हैं, इसका चित्रण इस कहानी में हमको देखने को मिलता है। पारिवारिक मूल्यों के प्रति अनास्था इस कहानी का प्रमुख कथानक हमको कहता है। पहले के समय में संयुक्त परिवार पद्धति का प्रचलन हुआ करता था। सब लोग मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया करते थे, परंतु आधुनिक दौर में हम देखते हैं कि एकल कुटुंब पद्धति का ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका पालन करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। इस तरह से पारिवारिक मूल्यों की टूटन इस कहानी के माध्यम से व्यक्त की गई है। झूठी प्रदर्शन प्रियता का चित्रण भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो आज के दौर में भी प्रासंगिक सा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस कहानी का संक्षिप्त सा ताना बाना इस कथानक को बताता है और यह संदेश देता है कि हमें अपने बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखना चाहिए। आइए अब हम समीक्षा के दूसरे बिंदु पात्र और चरित्र चित्रण पर एक दृष्टि डालते हैं। इस कहानी में मुख्य तौर पर 3 ही पात्र हमको देखने में आते हैं: श्यामनाथ और उनकी पत्नी, बूढ़ी माँ, चीफ और उनकी पत्नी। इन तीनों पात्रों के द्वारा ही इस कहानी के चारित्रिक विशेषताओं को उभारने का प्रयास किया गया है। माँ की चरित्र की यदि हम बात करें तो माँ की विवशता, त्याग भावना और अंतर्द्वंद्व इस कहानी में अभिव्यक्त किया गया है। माँ एक ओर जहाँ बेटे के प्रति ममता भाव रखती है, वही दूसरी ओर वह अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखना चाहती है। तो दोनों के बीच वह एक उधेड़बुन की स्थिति में
है और उस अंतर्द्वंद्व को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। माँ की विवशता, वह अपने बेटे के प्रति प्रेम भावना से युक्त है, दूसरी ओर वह नए जमाने की रफ्तार के साथ भी अपने आप को उसका सामंजस्य नहीं बन पाता है। बूढ़ी माँ के साथ साथ शामनाथ का अपने माँ के प्रति असंवेदनशील व्यवहार को चित्रित किया गया है और वो जगह जगह पर संवादों के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। चीफ का ग्रामीण संस्कृति और दस्तकारी के प्रति जबरदस्त आकर्षण हमको देखने को मिलता है। वह गांव के गीतों की ओर आकर्षित है, वह दस्तकारी का चाहता है, इस वजह से वह फुलकारी को देखना चाहता है और उसका अपने पास उसे सहेज कर रखना चाहता है। तो इस प्रकार से इन पात्रों के माध्यम से उनकी चारित्रिक विशेषताओं को व्यक्त किया गया है। साथ ही कहानी को आगे बढ़ाने में इन चरित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। आइए चले समीक्षा के अगले बिंदु संवाद की ओर। कहानी के संवाद अत्यंत सरल, सहज और प्रवाहमयी है। एक प्रकार की रवानगी हमको इस कहानी में देखने को मिलती है और इन संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को भी उजागर किया गया है। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो शामनाथ जब माँ को छिपा नहीं पाया तो माँ को ही प्रदर्शन की वस्तु या शोपीस बनाने से परहेज नहीं करता। इन संवादों के माध्यम से शामनाथ के चरित्र को हम देख सकते हैं। वह अपनी माँ से कहते हैं, यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर उठाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। गाँव में खाट पर बैठने का रिवाज होता है और वह यहाँ पर अपनी माँ को हिदायत देता है कि टांगे उठाकर वह ऊपर न बैठे और वह कहता है, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही खड़ाऊ पहनकर सामने आना। वह माँ को आदेश देता है, माँ जल्दी सो जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। और वह माँ को धमकी भरे स्वर में यह भी कहता है, किसी दिन तुम्हारी खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। इस प्रकार संवादों से शामनाथ का दिखावटी चरित्र स्पष्ट होता है और इन संवादों के माध्यम से कहानी की गति को भी तेजी आती है। देशकाल और वातावरण के बिंदु पर यदि हम एक दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि समकालीन देशकाल को इस कहानी में चित्रित किया गया है। युवा पीढ़ी के असंवेदनशील व्यवहार को चित्रित किया गया है। यह कहानी शहरी मध्यवर्गीय परिवारों की मूल्यहीनता पर प्रहार करती है और आधुनिक परिवेश का यथार्थता के साथ अंकन करती है। जिस दौर में यह कहानी लिखी गई थी वह आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हमें यह देखने को मिलती है, क्योंकि नैतिक मूल्यों का क्षरण, नैतिक मूल्यों की गिरावट और उसमें स्खलन निरंतर हम देख पा रहे हैं। समीक्षा के अगले बिंदु भाषा पर हम एक दृष्टि डालते हैं। कहानी की भाषा कथ्य के अनुरूप पूर्णतः प्रभावी है। भाषा पात्रानुकूल है, अर्थात जिस तरह का पात्र है उस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। पात्रों के हाव भाव और उनके व्यक्तित्व को उभारने में भाषा पूरी तरह से सक्षम हुई है। यदि हम शब्दावली का प्रयोग देखें तो तत्सम अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग इस कहानी में हमको देखने को मिलेगा। तत्सम शब्दों की बात करें तो उदाहरण स्वरूप स्त्रिया, साक्षात, लज्जित, वार्तालाप, प्रसन्नता आदि शब्दों को हम पाएंगे। अंग्रेजी शब्दों में ड्रेसिंग गाउन, मिस्टर, डिजाइन, ड्रिंक, पार्टी, चीफ आदि शब्द है। उर्दू शब्दों में खैरियत, नज़र, बदनाम, जिंदगी, इकरार, तरक्की, खुश आदि शब्द है और पंजाबी शब्दों में सुर्खी, टप्पे, फुलकारी आदि शब्दों का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। मित्रों, इस कहानी में भाषा के विभिन्न प्रयोग भी हमको देखने को मिलते हैं। शब्द युग्म का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शब्द जो जोड़े के साथ प्रयोग होते हैं ऐसे शब्द युग्म कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आना जाना, अच्छी खासी, उल्टी सीधी और मांस मछली।
इस कहानी में हमको अलंकारों का प्रयोग भी देखने में आता है। यूं तो अलंकार कविता का विशेषता बताते हैं, परंतु यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग भी कहानीकार द्वारा हमको देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग लेखक ने किया है। आइए अब हम समीक्षा के अगले बिंदु शैली पर एक नजर डालते हैं। चीफ की दावत कहानी में 3 प्रकार की शैली का दर्शन हमको होता है। पहली संवादात्मक शैली, दूसरी वर्णनात्मक शैली, तीसरी गीतात्मक शैली। संवादात्मक शैली वह होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पात्र संवादों के माध्यम से विचारों का विनिमय करते हैं। किसी प्रकार के कथोपकथन के माध्यम से वह अपनी चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं। यह संवाद जो कहानी में गति लाते हैं। दूसरी वर्णनात्मक शैली वह होती है जिसमें किसी घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन किया जाता है और इसके माध्यम से एक दृश्यावली का निर्माण की लेखक के द्वारा प्रयास किया जाता है। गीतात्मक शैली में किसी कविता या गीत को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया लेखक के द्वारा निभाई जाती है। यदि हम इस कहानी के शैलियों के उदाहरण देखें तो हम पाएंगे संवादात्मक शैली में प्रमुख रूप से माँ के सामने मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लंडुरा तो नहीं लौटाया, जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। यह श्यामनाथ का कथन संवाद का शैली का हमको देखने को मिलता है। श्यामनाथ चीफ से जब कहते हैं, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना दोगी? क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसे ही फुलकारी बना दोगी? तो यह संवाद का उदाहरण हमको देखने को मिलता है। वर्णनात्मक शैली के उदाहरण पर यदि हम एक दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कहानी की शुरुआत में ही दृश्य की उपस्थिति लेखक के द्वारा की गई है। उदाहरण के रूप में श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट पीते हुए चीजों की फहरिस्त थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। तो ये वर्णनात्मक शैली का उदाहरण हमारे सामने आता है। गीतात्मक शैली में माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरियाते भागी भरिया है। यह पंजाबी के टप्पे इस कहानी में हमको देखने को मिलते हैं। यदि हम समीक्षा के अंतिम बिंदु उद्देश्य पर आए और देखें तो हम पाते हैं कि भीष्म साहनी का जो उद्देश्य इस कहानी को लिखने के पीछे था वह यह था कि किस प्रकार से शिक्षित युवा पीढ़ी द्वारा अपनी माँ की या अपने माता पिता की उपेक्षा की जाती है और उनका उपयोग अपने स्वार्थ के खातिर कर लिया जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से एक करारा व्यंग उन्होंने युवा पीढ़ी पर किया है, जो अपने माता पिता को बोझ की तरह समझते हैं। वे अपनी सुख सुविधा के लिए माता पिता को भी छोड़ देते हैं। यह मध्य वर्गीय परिवारों की स्वार्थपरकता पर लेखक के द्वारा चोट की गई है। साथ ही 2 पीढ़ियों के बीच के अंतर्विरोध को दिखाने का काम भी यहाँ पर किया गया है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के मूल्य अलग थे और नई पीढ़ी के मूल्य अलग है, और जब इन दोनों मूल्यों के बीच में टकराहट होती है तो एक अंतर्द्वंद्व की स्थिति, एक उधेड़बुन की स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो इस कहानी को उद्देश्य हमें यह बताता है कि और यह संदेश भी देता है लेखक के द्वारा कि किस तरह से वर्तमान परिस्थितियों में हमारे बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है, और युवा पीढ़ी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने माता पिता को उनकी सुविधाओं का, उनकी इच्छाओं का सम्मान करे, उन्हें सम्मान दे, और साथ ही यदि वे उन्हें सम्मान देते हैं तो उन्हें भी उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है।
उनकी दुआएं उनके साथ में हमेशा रहती है। तो यह उद्देश्य जो है इस कहानी के माध्यम से पूरी तरह से स्पष्ट हुआ है। निष्कर्ष रूप में यदि हम देखें तो प्रस्तुत कहानी कहानी कला की सभी विशेषताओं से युक्त है। यह कहानी अत्यंत रोचक बन पड़ी है और प्रारंभ से लेकर अंत तक पाठकों को बांधे रखती है। कहानी का शीर्षक भी अत्यंत उचित दिया गया है, क्योंकि यह कहानी के मुख्य कथानक की ओर संकेत करता है। संदेश और शिल्प की दृष्टि से भी बेजोड़ है। एक संदेश यह समाज में यह कहानी देती है कि हमें अपने बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और इन्हीं बुजुर्गों के कारण हमारी तरक्की होती है, हमें ऊंचाइयां हासिल होती है। और यदि हम उन्हें पूरी सम्मान और उनके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जीवन जीते हैं तो उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ में रहती है। और शिल्प की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो यह कहानी अत्यंत उत्कृष्ट बन पड़ी है और कहानी का जो ताना बाना बुना गया है वह कहानी कला की सारे तत्वों के ऊपर खरा उतरता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने चीफ की दावत इस कहानी की समीक्षा की और समीक्षा के विभिन्न बिंदुओं के द्वारा हमने जाना कि किस प्रकार से कहानी के गुण और दोषों का उद्घाटन हम इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि स्लाइड्स में जो बिंदु दिए गए हैं आप उन्हें नोट करके रखिए। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए कहानी की समीक्षा का जब प्रश्न पूछा जाता है तो इन बिंदुओं के आधार पर आप आसानी से कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। साथ ही चरित्र चित्रण के लिए यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप चरित्र चित्रण भी इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। साथ ही यूजीसी नेट परीक्षा के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इन बिंदुओं के आधार पर आप भली भांति हल कर सकते हैं। साहित्यिक जीवन परिचय लेखक का पूछा जाता है और जिसमें किसी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन बिंदुओं के आधार पर उसे आप भली भांति हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अपने कमेंट आप अपनी प्रतिक्रियाएं आप मुझे देते रहिए ताकि इसी तरह से उपस्थित होता रहूं ऐसे ही रोचक कहानी, कविता, निबंध और उपन्यास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।